चलिए बच्चे देखो, हम पढ़ रहे थे एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लास में एडमिशन चैप्टर की रेशियो कैलकुलेशन और गुडविल को रिवाइज कर लिया था। आज हम करते हैं बच्चे इसमें मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं IFR, EPF, WCR वो रिवाइज करा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सारे चैप्टर्स में जिनका आंसर कॉमन रहता है। एडमिशन, रिटायरमेंट है, इन सारे चैप्टर्स में ये कॉमन रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बच्चे IFR से। IFR होता क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका मीनिंग होता है बच्चे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कोई फ्लक्चुएशन होती है, कोई डिक्रीज़ होता है, तो ये उसके अगेंस्ट हमने रिजर्व बनाया होता है। जैसे कि डेटर के अगेंस्ट आप बनाते हो ना एक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कि डेटर्स अगर डूब गए, पैसा नहीं रिकवर हुआ, तो वो लॉस हम वहाँ प्रोविज़न से रिकवर कर लेंगे। तो सेम इसी तरह इन्वेस्टमेंट के लिए हमने एक रिज़र्व बनाया होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। इसका पर्पस होता है इन सिंपल लैंग्वेज, इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करना। इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करना, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, पूरा बता रहा हूँ मैं आपको। सपोज ये हमें एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट गिवन है जी 1 लाख रुपीस, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता है इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है जी 90,000। ये हमारा केस 1 की हम बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है? 90,000। क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही अभी IFR गिवन है। तो ये जो 10,000 है बच्चे, ये आप कहाँ पोस्ट कर देते हैं? रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो इसकी जर्नल एंट्री ये आपको आनी बहुत ज़रूरी है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लॉस हुआ ना बच्चे, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। और न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की आप पोस्ट करेंगे बच्चे? 90,000, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे IFR नहीं लिया। अब इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है। ये वैल्यू सपोज 1,10,000 होती, तो 10,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गेन हो गया, तो ये कहाँ चला जाता हमारा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है। केस 2 पे आते हैं। एक बैलेंस शीट गिवन है, ध्यान से समझेंगे। बैलेंस शीट में बच्चे हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, मार्केट वैल्यू गिवन है 90,000, ठीक है। और यहाँ पे सामने मुझे गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है बच्चे? 15,000। देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई मेरी? 10,000। IFR कितना बढ़ा है? 15,000। क्योंकि बच्चे ये रिजर्व है। हमने पढ़ा एडमिशन चैप्टर में, जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं उसमें न्यू पार्टनर का कोई कंट्रीब्यूशन, कोई हिस्सा नहीं होता। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो रिज़र्व है हमारा, अगर ये यूज़ नहीं होगा तो इसको आप क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अभी क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे देखिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, IFR 15,000 बढ़ा है। तो IFR में से जो कि मेरे पास 15,000 है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट का लॉस हम रिकवर कर लेंगे। रिमेनिंग IFR कितना बच गया? 5,000। इसको आप क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। 15,000 IFR है, 10,000 का लॉस है, तो ये क्या हो जाएगा जी? लॉस 10,000 तो कैंसिल हो गया, मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5,000 का रिमेनिंग IFR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चे? जो भी रिजर्व्स होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं।
बच्चे भी बता दूंगा, फर्स्ट केस बहुत सिंपल था, अभी सेकंड पे कंसंट्रेट करो आप, कुछ नहीं था फर्स्ट केस में। तो अब आईएफआर मेरे पास 15,000 था। जो भी रिजर्व्स होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। आप इस रिजर्व को यूज़ कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलिए तो डेबिट आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 15 में से 10,000 तो मैंने यहाँ से चार्ज कर लिया, ठीक है जी। तो जो रिमेनिंग मेरे पास बच गया वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स एक दो कोई भी हो सकते हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूट, एक दो नहीं सॉरी, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा मेरा ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जिस बच्चे को फर्स्ट केस देखना था, देखो फर्स्ट केस में मैंने बोला आईएफआर है ही नहीं मेरे पास, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इसकी रिड्यूस हो गई, तो ये जो भी रिड्यूस हुई वो मैंने रीवैल्यूएशन से चार्ज कर लिया। ठीक है बच्चे, न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट चलेगी 90,000, यहाँ पे मुझे रीवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अभी भी कितनी जाएगी मेरी, 90,000। अगला केस समझते हैं। केस 3, इन्वेस्टमेंट गिवन है 1,00,000, मार्केट वैल्यू इसकी 90,000 और IFR 10,000 ही पड़ा है। ध्यान से समझेंगे बच्चे। अभी बच्चे वेट करो, अभी दिखाता हूँ, देखो यहीं से समझ में आ जाएगी। एंट्री में आपको इतना ट्रेन कर दूंगा, एंट्री आप खुद बना पाएंगे। देखिए 10,000 का आपको लॉस हुआ, मीनिंग समझे आप मेरी बात, एक एक पॉइंट ध्यान से। 10,000 इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज कौन सी साइड होती है बच्चे, क्रेडिट साइड। अब कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, एंट्री खुद बना पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट तो 10,000 क्रेडिट में आएगी। अच्छा, अब ये जो लॉस होता है ये नॉर्मली हम चार्ज कर लेते हैं रीवैल्यूएशन से, बट क्योंकि इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस के लिए मेरे पास सामने आईएफआर पड़ा है। आईएफआर कितना पड़ा है जी, 10,000। तो इस लॉस के लिए मुझे रीवैल्यूएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 10,000 का लॉस पूरा का पूरा हम कहाँ से कवर कर लेंगे, आईएफआर से। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई। अब देखो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। आईएफआर ये रिजर्व है, कोई भी रिजर्व मैंने बताया क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इस रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ख़त्म करेंगे, खर्च करेंगे या इन्वेस्टमेंट से चार्ज करोगे तो डेबिट हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट क्योंकि एसेट्स है उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी तो वो क्रेडिट आ जाएगा। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आईएफआर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो बच्चा पूछ रहा था, आई थिंक इशप्रीत पूछ रही थी, समझ आया बेटा आपको। अब देखो न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी जाएगी सर। हाँ जी बच्चे बोलो। सर सेकंड केस में आपने ये इसको क्रेडिट कर दिया था ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में, इसकी जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं डाल सकते? नहीं बच्चे, रीवैल्यूएशन में नहीं डालते। जो भी ये रिजर्व आपका बचते हैं ना वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रीवैल्यूएशन में नहीं डालना। ओके सर। ये बिकॉज रिजर्व है, ये कोई आपका प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो ये रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, कि डायरेक्टली कैपिटल में जाएगा। अभी बच्चे देखो आपको जर्नल बनानी आ गई, अब कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एंट्री आपसे एग्जाम में कुछ भी कैसे भी पूछ सकता है। अच्छा, न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी रिकॉर्ड होगी, 90,000। क्या न्यू बैलेंस शीट में आईएफआर जाएगा बच्चों, नो सर। नो, वेरी गुड। नेक्स्ट केस समझते हैं जी। बैलेंस शीट हमें गिवन है, यहाँ पे मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपीज़ की, मार्केट वैल्यू 90,000, और अब आईएफआर का अमाउंट हम कम ले लेते हैं। आईएफआर गिवन है जी मुझे 7,000। देखो मीनिंग समझेंगे, आईएफआर का पर्पस है इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करना। ठीक है जी। अब लॉस तो मुझे कितने का हुआ, 10,000 का, आईएफआर कितना पड़ा है, 7,000। तो 7,000 का लॉस तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बट स्टिल लॉस अभी भी बच जाएगा 3,000 का। तो जो लॉस बच जाता है, मतलब लॉस रह गया हमारे पास, अभी भी लॉस है, तो वो कहाँ पोस्ट होगा बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में।
तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ये IFR आप क्रेडिट बैलेंस है, इसे यूज़ कर रहे हैं तो डेबिट में चला जाएगा। लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट्स रिड्यूस हो रही है तो वो क्रेडिट में आएगी। तो मेरी जर्नल एंट्री बनेगी IFR डेबिट 7000, रीवैल्यूएशन अकाउंट 3000, टू इन्वेस्टमेंट 10,000। ठीक है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लेना, है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 90, IFR जाएगा नहीं, ये रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया। अच्छा, अब अगर आपको जर्नल पूछ लेते हैं और 2 जर्नल गिवन है तो बच्चे एक और जर्नल मुझे ऑटोमेटिकली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया जनरेट और कुछ मेरे पास नहीं है। तो ये लॉस कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा ना, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, नेक्स्ट केस पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, मार्केट वैल्यू अब कर देते हैं जी 1,10,000। मार्केट वैल्यू अब इंक्रीज हो गई और IFR मेरे पास पड़ा है लेट्स से 5,000। देखिए जी, IFR का पर्पस था इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करना। यहाँ लॉस तो हुआ ही नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो ये तो मेरा हो गया गेन। ये गेन जाएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। क्या हमें IFR की ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं पड़ी, क्योंकि IFR का था लॉस को कवर करना, लॉस तो हुआ ही नहीं है तो गेन हो गया। तो इस IFR को हम न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करते, बिकॉज ये ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है। तो जो भी प्रॉफिट और लॉसेस ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ये रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी जी, IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, $5,000। ठीक है, ये जो मेरे पास यहाँ पे 10,000 की अमाउंट है, ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। मीनिंग समझिए, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड आता है, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। क्योंकि ये गेन हो गया 10,000 का, तो ये कहाँ चला जाएगा जी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो मुझे एक जर्नल एंट्री और करनी पड़ेगी, ये रीवैल्यूएशन का गेन डिस्ट्रीब्यूट करने की। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी को बात समझ में आ गई? अगला टॉपिक बच्चे हम समझते हैं वर्कमैन कंपनसेशन। यस बच्चे बोलो सर। मतलब ठीक है जी, बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन ले लेते हैं हम, वही 10,000, और एडजस्टमेंट में मुझे बताया जाता है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है जी हमारा 15,000। हमने 10,000 सोच के रखा था, अब किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा ही चोट लग गई जी, उसको कितना पैसा देना पड़ गया, हमें 15,000 रुपीज़ देने पड़ गए। तो 15,000 का देने पड़ गए, आपके पास कितने थे, 10,000, 5,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। ये जो 5,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, इसको आप कहाँ से चार्ज करेंगे बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। बिकॉज ये लॉस है तो रीवैल्यूएशन के कौन सी साइड पोस्ट होगा, डेबिट साइड। तो मेरी एंट्री क्या रहने वाली है,
WCR अकाउंट डेबिट 10,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू, जो मैंने आपको अभी बात सिखाई थी, क्लेम फॉर वर्कर्स कंपनसेशन कितना हो गया 15,000। अब ये क्योंकि क्लेम है तो ये न्यू बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है जी, ये न्यू बैलेंस शीट में जाएगा वर्कमैन क्लेम के नाम से। ये रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया तो ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में जाएगा। तो ये रीवैल्यूएशन की एक और एंट्री मेरे पास क्या आ गई जी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी समझते हैं। ये जर्नल एंट्रीज बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जर्नल पूछता है। WCR 10,000, एडजस्टमेंट में मुझे बताया गया क्लेम फॉर WCR है 10,000। ठीक है, WCR 10,000 पड़ा है और इसका क्लेम भी कितना है बच्चे हमारे पास 10,000। तो ना ही मुझे रीवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना WCR था पूरा का पूरा यूज़ हो गया। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी जी, WCR डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। देखिए रीवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो क्लेम है ये कहाँ पोस्ट हो जाएगा मेरा, न्यू बैलेंस शीट में। बात समझ में आ गई बच्चे? अब अगला टॉपिक आता है बच्चे हमारे पास EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। EPF ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से बिल्कुल अलग होता है। आपने याद रखना है, वो मैंने आपको डिटेल में भी समझाया, वो एम्प्लॉयर का पैसा था, ये एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है। तो EPF कभी भी किसी भी चैप्टर में आपको कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना, ये याद रखना है। इसकी वैल्यू चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, ये कैपिटल अकाउंट में कभी भी पोस्ट नहीं होगा। वो IFR WCR लाइबिलिटी साइड नज़र आ रहे थे, बट वो क्या एक्चुअल में लाइबिलिटी थे? नहीं, वो रिजर्व्स थे। ये जो EPF होता है ये एक्चुअल में ही लाइबिलिटी होता है। इसका एक और नाम बच्चे PPF भी आपको मिल सकता है एग्जाम में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PF भी मिल सकता है प्रोविडेंट फंड के नाम से। तो तीनों सेम चीज़ें हैं, ये कभी भी किसी भी सिनारियो में कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए केस से समझते हैं। अब मुझे बैलेंस शीट गिवन है, केस 1 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में EPF गिवन है जी 10,000 और एडजस्टमेंट के अंदर नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग EPF। EPF के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई बताएगा बच्चे? डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा, रीवैल्यूएशन में भी नहीं जाना, ये एक्चुअल लायबिलिटी है। तो अगर हम याद करो किसी भी लायबिलिटी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वेरी गुड जपनीत, तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, ये एज इट इज़ पोस्ट हो जाएगा हमारा न्यू बैलेंस शीट में। ये एज इट इज़ पोस्ट हो जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चे, न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज़ चला जाएगा, इसका और कुछ आपने नहीं करना। नो जर्नल एंट्री। केस 2 EPF 10,000 गिवन है, एडजस्टमेंट में कहता है
ईपीएफ का जो क्लेम है ना जी वो 15,000 आ गया, एडजस्टमेंट में लिखा है ईपीएफ मुझे 15,000 देना पड़ेगा। अब अभी देखो मैंने मीनिंग समझाया, ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई जी? इंक्रीज हो गई। अब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो बच्चे कहाँ पोस्ट होता है मेरा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा 5,000, तो मेरी इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। आप देखो इस जर्नल को समझें अच्छे से। ईपीएफ मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड आती है? क्रेडिट साइड। और ये लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन के कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। ठीक है जी। अब मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एक तो ये हो गई, अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो भी लॉस होते हैं वो रीवैल्यूएशन के ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ गई बच्चे बात? नेक्स्ट केस पे आते हैं। ईपीएफ 10,000, एडजस्टमेंट के अंदर मेरे को कहता है जी ईपीएफ का जो क्लेम है वो 7,000 हो गया। मुझे अब एम्प्लॉयज़ को जो ईपीएफ देना है वो कितना देना है जी? 7 देना है। तो 3,000 आप कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, रीवैल्यूएशन में जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कि रीवैल्यूएशन का गेन इंक्रीज होगा वो भी तो कैपिटल में आएगा। वो बच्चे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कैपिटल में ठीक है, बट ये ईपीएफ डायरेक्टली आप कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ईपीएफ की जो एडजस्टमेंट है 7,000 मुझे चाहिए, न्यू बैलेंस शीट में 7,000 चला जाएगा, 3,000 रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। तो मेरी देखिए जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये रीवैल्यूएशन का मेरा गेन हो गया तो ये कहाँ चला जाएगा जी? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ सर गई? एक बारी आप ये वापस समझा सकते हो? हाँ जी बच्चे देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में 10,000 था, एडजस्टमेंट में लिखा है ईपीएफ का क्लेम हुआ 7,000, यानी कि 7,000 का जो क्लेम है ये 7,000 तो बच्चे पोस्ट होगा मेरा न्यू बैलेंस शीट में, यानी कि 7,000 तो हमें ईपीएफ चाहिए। रिमेनिंग 3,000 का गेन हो गया, वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आया। देखो आप रीवैल्यूएशन बनाते हैं तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में इधर आ जाएगा ना ईपीएफ 3,000, तो मेरी एंट्री बन गई ईपीएफ टू रीवैल्यूएशन, और ये जो गेन था ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है बच्चे? ओके सर, यस सर। देखिए अब हम आ जाते हैं जी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस पे। अब बैलेंस शीट के अंदर अगर हमारे पास एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जनरल रिजर्व पड़ा है, P&L है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, इधर भी आपके पास P&L हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में, बिकॉज सी के एडमिशन के टाइम पे न्यू पार्टनर का इसमें कोई लेना देना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ये जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स पड़े हैं हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
ठीक है। देखो, इसको समझने का कुछ बच्चों को जिनको याद नहीं रहता उनको समझाने के लिए मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ। ये इधर है तो कैपिटल में इधर आ जाएगा, ये इधर है तो कैपिटल में इधर आ जाएगा। इधर से मतलब ये वाले आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ये आ जाएगा कैपिटल में क्रेडिट साइड। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये वाला P&L बच्चे डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये मेरी एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है। तो ये जो P&L नज़र आ रहा है ये डेबिट बैलेंस है बच्चे या क्रेडिट बैलेंस है, कोई बताएगा? डेबिट बैलेंस। हाँ जी, डेबिट बैलेंस है। वेरी गुड बच्चे, ये डेबिट बैलेंस हुआ, ये लॉस होता है। ये वाला P&L क्रेडिट बैलेंस हुआ, ये गेन होता है। तो इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी मैं एंट्री यहाँ पे क्या कर दूँगा, ये पार्टनर्स के डेबिट में आएगा ना, तो जर्नल एंट्री लिखते टाइम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। और इसकी एंट्री मेरे पास क्या बन जाएगी, P&L अकाउंट, मैंने P&L वर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट सारे ही होंगे, P&L डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे। देखो, रीवैल्यूएशन की नेचर हो गई नॉमिनल। आप इसे किसी भी चैप्टर में बनाएं, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, इसका जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो किस में जाता है बच्चे, किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और रेशो, एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर, डेथ ऑफ अ पार्टनर में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनता? वो डिसोल्यूशन में बनता है बच्चे। ओके सर, सॉरी सर। तो ये तीनों चैप्टर्स के अंदर बनेगा और इसका प्रॉफिट और लॉस जो भी जाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको देखो डिफरेंट कुछ एंट्रीज बताता हूँ जिससे कि अगर किसी को जिसमें कन्फ्यूज़न है टू और बाय वाली भी, तो वो सारी दूर करते हैं। सपोज मेरे पास लिखा है जी फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000। अच्छा, मैं चलो एक बारी पहले आपको रीवैल्यूएशन भी बताता हूँ। मुझे नहीं पता किसी बच्चे को आता है या नहीं आता है, वैसे आना चाहिए इस टाइम पे। मैं आपको पहले रीवैल्यूएशन ही बता देता हूँ एक बार, इसका फॉर्मेट। बच्चे इस तरीके से ही हमारा रीवैल्यूएशन बनता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। रीवैल्यूएशन के डेबिट में जैसा कि हम हमेशा करते हैं हर अकाउंट में, ये लॉस के लिए हो गया मेरे पास, और ये अगर कोई गेन हो रहा है तो उसके लिए हो गया। तो लॉस कब होगा हमें जी, जब मेरी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, रिड्यूस हो जाएगी, डेप्रिशिएट। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फ़ायदा कब होने वाला है मुझे, जब मेरी एसेट्स की वैल्यू में कुछ गेन हो गया, इंक्रीज हो गया, या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में डिक्रीज हो गया। ये बात अप्लाई होगी मेरी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे भी। अनरिकॉर्डेड अगर मेरे पास कोई एसेट्स है अनरिकॉर्डेड, तो आप उस एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो फ़ायदा है, क्रेडिट साइड में आएगा। और अनरिकॉर्डेड अगर कोई आपके पास लॉस है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो वो कहाँ आ जाएगी जी, डेबिट साइड में। ठीक है। चलिए वापस इस पॉइंट पे आते हैं। फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000। अब यहाँ पे ना एक वर्ड बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टू और बाय वाला। ये कह रहा है फर्नीचर 10,000 से बढ़ गया, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में कितना आएगा, 10,000 ही आएगा। मैंने हालांकि आपको ऊपर वाली फर्नीचर की भी वैल्यू कुछ नहीं बताई, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज 10,000 से बढ़ गया तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा 10,000। और इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कोई बताएगा बच्चे? मैंने आपको फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन। अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो देखो, फर्नीचर एसेट्स है, इंक्रीज हुआ डेबिट, आप तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। दूसरा तरीका, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में गेन जाता है, तो रीवैल्यूएशन वर्ड क्रेडिट में, तो फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन। अब मैं आपको एक और केस बताता हूँ। देखिए केस 2 पे आते हैं। इसमें मुझे बैलेंस शीट गिवन है,
यहाँ पे हम फर्नीचर की वैल्यू ले लेते हैं 20,000 और एडजस्टमेंट में लिखता है फर्नीचर इंक्रीज्ड टू 35,000। अब ये टू और बाई की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज्ड टू 35,000 का मतलब बढ़ के 35 हो गया, ना कि 35 से बढ़ गया। ठीक है, इंक्रीज्ड टू 35 बढ़ के 35 हो गया, तो रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा बच्चे? 15,000 क्रेडिट साइड। ठीक है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में 15,000 एंड न्यू बैलेंस शीट में फर्नीचर पोस्ट होगा 35,000। ठीक है, अब मैं दोबारा एक बारी बाय वाला ना ऐसे फिगर लेके भी समझा देता हूँ, किसी स्टूडेंट को बाई चांस अगर दिक्कत होगी तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बैलेंस शीट में 35,000 क्यों जाएगा बच्चे? इंक्रीज टू 35 लिखा है ना, बढ़ के 35 हो गया। देखो 20 तो ऑलरेडी था, 15 से आपने इंक्रीज कर दिया, तो 20 + 15 35 ही तो हुआ। अच्छा, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम फर्नीचर 20 और एडजस्टमेंट में लिखता है फर्नीचर इंक्रीज्ड बाय 35,000। देखिए अब दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, टू और बाय। अब फर्नीचर 20 था, इंक्रीज्ड बाय 35 मतलब 35,000 से बढ़ गया, तो रीवैल्यूएशन में कितना लिखूं बच्चे? तो रीवैल्यूएशन में 35,000। यस, गुड। रीवैल्यूएशन में 35 एंड इन न्यू बैलेंस शीट 55,000। गुड। 35। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ लीजिए प्लीज़। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं आपको बताऊं तो जर्नल एंट्री बैलेंस शीट की तो कोई होती नहीं है, इसकी जर्नल एंट्री मेरे पास क्या बन जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 35। चलिए आगे आते हैं। अगेन बैलेंस शीट गिवन है, फर्नीचर है जी हमारे पास 50,000। एडजस्टमेंट में बोलता है फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120%, brought up to be 120% of its value। अब अप टू लिखा है बच्चे, बढ़ के 120% हो गया, तो मैं इसका 50,000 का 120% निकालूंगा तो ये आएगा 60,000। तो मुझे बताएं फर्नीचर 60,000 से बढ़ गया या बढ़ के 60,000 हो गया? बढ़ के 60,000 हो गया। 60,000 हो गया। तो अगेन अब रीवैल्यूएशन में फर्नीचर पोस्ट होगा 10,000। देखो एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग कितनी तरह से लैंग्वेज वो हमें बोल के कंफ्यूज कर सकता है। एंड बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना पोस्ट होगा? 60,000। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 18,000 गिवन है। दैट मीन्स बैलेंस शीट में स्टॉक आपके पास 18,000 गिवन है और अंडर वैल्यूड है 10% से। कोई बच्चा बताएगा कितना अमाउंट और किस साइड जाएगा? सर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे जाएगा, स्टॉक 1800। और कोई? मैं भी गलत सही नहीं बता रहा। एनीवन एल्स? ठीक है, देखो मेरे को बताने दो, आपने बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक करी है। देखो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे बेटा। अंडर वैल्यूड मतलब अंडर वैल्यू है, हमने स्टॉक को अंडर वैल्यू कम लिखा हुआ है जबकि एक्चुअल वर्थ ज़्यादा है।
तो पहले तो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू का यही कॉन्सेप्ट समझना है। स्टॉक को हमने अंडर वैल्यू लिखा हुआ है जबकि स्टॉक एक्चुअल में ज़्यादा है, तो स्टॉक गेन होगा फर्म के लिए। क्रेडिट हुआ, बिल्कुल ठीक, गेन तो हुआ, बट द प्रॉब्लम इज ऑफ अमाउंट। ये बच्चे ने जिसने पहले बोला गेन बिल्कुल ठीक बोला, बट अमाउंट गड़बड़ है। अमाउंट इसमें आएगा मेरे पास 2000। कैसे आएगा 2000, वही समझना है यहाँ पे, सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो ये जो स्टॉक है, मुझे ये 10% ऑलरेडी कम गिवन है ना। अगर कोई चीज़ 100% होती है इन टर्म्स ऑफ ए परसेंटेज बात करूँ, ये 10% ऑलरेडी कम है मेरे पास, तो ये मुझे 90% गिवन है। ये मुझे 90% गिवन है, मुझे 100% पता लगाना है जी एक्चुअल में कितना था। तो मैं क्या करता हूँ, इस 18,000 का 100/90 करूँगा। 100% फाइंड आउट करना है, 90% मुझे गिवन है, तो ये आ जाएगा बच्चे 20,000। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि स्टॉक एक्चुअल में अगर 20,000 था, मैंने 10% कम लिखा, तो 20,000 का 10% 2,000 कम करके 18 हमने सही लिखा ना। बट अगर कोई बच्चा 1800 आंसर लिखता है तो वो समझो 1800 है और वो इसमें ये ऐड करता है, तो इसको 10% लेस करके वो यहाँ नहीं पहुँच रहा, बट हम 18 में 2 ऐड करके 20 और 20 में 2 माइनस करके 18 पे आ रहे हैं। सभी को बात समझ आई? ये इसको समझने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। यस सर। इसको आप एक्सलेट करके भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये क्लियर हुआ। अब मुझे बताएं, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा स्टॉक 2000, बैलेंस शीट में कितना पोस्ट होगा? 20,000। यस। अब इसका एक अपोजिट सिनेरियो ले लेते हैं। बैलेंस शीट में हमें स्टॉक गिवन है 22,000 और एडजस्टमेंट में बोलता है स्टॉक इज। सर एक डाउट था। हाँ जी बच्चे। सर आप पिछले वाली एंट्री में जो आपने ये बैलेंस शीट में जो आपने अमाउंट डाला था, आपने वो डेबिट साइड डाला है, वो एसेट साइड में डाला है, लेकिन सर ऊपर से आप क्रेडिट लायबिलिटी साइड डालते हुए आए थे। बच्चे वो कुछ नहीं, एसेट साइड ही तो डाला, फर्नीचर एसेट्स है, स्टॉक भी तो एसेट ही होता है, एसेट साइड ही तो आएगा। सर सेकंड वाला जो आपने केस करवाया था उसमें क्रेडिट साइड डाला है। एक सेकंड, नहीं बच्चे ये रहा, एसेट साइड ही तो लिखा है। सॉरी सर, फिर मैंने गलत लिखा सर। वो आपने गलत लिखा, या वो आपको रिजर्व वाली बात जो आज हमने क्लास के शुरुआत में करी उसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है बच्चे, तो एसेट्स है। अब मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, अमाउंट आप लोग मुझे ट्राई करके बताएंगे। ओवर वैल्यूड मतलब हमने स्टॉक ज़्यादा लिखा हुआ है, ओवर वैल्यू किया हुआ है, जबकि स्टॉक की एक्चुअल वर्थ कम है। ठीक है जी, तो ये स्टॉक मेरा जाना चाहिए डेबिट साइड में। अमाउंट आप लोग बताओ बच्चे। 2000 20,000। हाँ जी, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे बेटा। देखो अब अगर इसका भी कॉन्सेप्ट मेरे पास वही रहने वाला है, वो कॉन्सेप्ट क्या कि कोई भी चीज़ एक्चुअल में 100% थी, ये 10% ओवर वैल्यूड, तो ये कितना हो गया? 110 हो गया। यानी कि ये जो मुझे 22,000 नज़र आ रहा है, ये 110% नज़र आ रहा है। तो मैं इसका 100% फाइंड आउट कर लेता हूँ। 100/110, तो ये आ गया 20,000, यानी कि स्टॉक की एक्चुअल फिगर 20,000 थी। अब मैं अगेन क्रॉस चेक कर सकता हूँ, अगर एक्चुअल में 20 था तो मैंने 10% एक्स्ट्रा लिखा तो 22 आ गया। ठीक है जी, तो अभी ये रीवैल्यूएशन के कहाँ जाएगा जी? डेबिट साइड में, बिकॉज लॉस हो गया 2000 का। एंड बैलेंस शीट में तो स्टॉक मेरा 20 ही जाना है। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अगली इम्पॉर्टेंट बात, अब कुछ स्टूडेंट्स ना इसको बोलेंगे सर ये हम 100 की जगह क्या है 10 भी कर सकते हैं। यस, वो 10 भी कर सकते हैं,
अगर वो 10/110 करेंगे तो इंस्टेड ऑफ 20,000 मेरा आंसर 2,000 आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अगर वो 10/110 करेंगे तो मेरे पास सीधा रीवैल्यूएशन की फिगर आएगी, और 100% करेंगे तो बैलेंस शीट की फिगर आएगी। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो बच्चे। नो सर। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं बच्चे, 2-4 मिनट बचे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे अब याद दिला देना बच्चे, जो लोग रूटीन में आ रहे हैं, पहले मैंने रिवैल्यूएशन के से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और डेटर्स की एंट्रीज करा दूंगा आपको। डेटर्स से रिलेटेड भी जनरल एंट्री एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए ओके बच्चे, बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।